साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है 12 और 13 अप्रैल के लिए, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के लिए है। इसमें हमने टोटल 200 MCQ कंप्लीट किए हैं, जिसमें जो टॉपिक है आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, समस्त योजनाएं, संविधान और अधिनियम, कंप्यूटर, प्रबंधकीय गुण और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। दोस्तों इस समय जो पेपर आ रहा है तो इन्हीं टॉपिक पे बेस पे आ रहा है, तो हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड टोटल 200 MCQ आपके लिए लेकर आए हैं। बाकी जिनका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है उनके लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 12 और 13 अप्रैल वालों के लिए ये मॉडल पेपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे सटीक वर्णन करता है? क्वेश्चन दोस्तों इसी लेवल के बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन और बहुत समझ बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाएंगे तो आप इन सब का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन है, लाभार्थी केवल अपने गृह राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में ही लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है, लाभार्थी देश भर के किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, पोर्टेबिलिटी केवल आपातकालीन स्थितियों में ही लागू होती है। और चौथा है, पोर्टेबिलिटी केवल सार्वजनिक अस्पतालों तक ही सीमित है, निजी अस्पतालों तक नहीं। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है तो इसके अंतर्गत ये जो पोर्टेबिलिटी की सुविधा है इसका जो सटीक वर्णन करता है, जो सही कथन है वो ये है ऑप्शन नंबर बी, लाभार्थी देश भर के किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार कर सकते हैं। चाहे वो अस्पताल सार्वजनिक हो, मतलब गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर लिस्ट में है तो आप कहीं भी उससे उपचार करा सकते हैं कैशलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का प्राथमिक फोकस निम्नलिखित में से किस पर है? केवल खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और गीले कचरे का प्रसंस्करण, सभी शहरों को ODF++ और जल प्रमाणीकरण की ओर ले जाना, केवल सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रखरखाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी शहरों को ODF++ और जल प्लस प्रमाणीकरण की ओर ले जाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना, केवल सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 24/7 पानी की आपूर्ति प्रदान करना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? क्वेश्चन छोटा है लेकिन ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो इन ऑप्शन को आपको समझना होगा, तब आप इनका आंसर दे पाएंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का एग्ज़ाम टाइम बचा हुआ है 12 और 13 के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप किसी भी शिफ्ट वाले हों तो छूट जाएं, ऐसा ना हो, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रवासियों को नए LPG कनेक्शन के लिए कौन सी विशेष सुविधा प्रदान की गई है? जो उज्ज्वला योजना है तो इसके तहत जो है तो एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो फिर इसका आंसर भी आपको पता होगा। ऑप्शन है, 2 गुना सब्सिडी राशि, निवास प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता से छूट, केवल स्वघोषणा पर्याप्त, मुफ्त गैस स्टोव के साथ साथ पहला रिफिल मुफ्त, या बिना किसी राशि के कनेक्शन। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना के बारे में तो आप पढ़े होंगे ना, लेकिन इतने डीप में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता।
लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवास प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता से छूट, केवल स्वघोषणा पर्याप्त है। ये एक विशेष सुविधा दी गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के किस घटक के तहत निजी डेवलपर्स की भागीदारी से स्लम वासियों का पुनर्वास किया जाता है? लाभार्थी आधारित निर्माण, किफ़ायती किराया आवास परिसर, इन सीटू स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन सीटू स्लम पुनर्विकास, जिसको शॉर्ट में ISSR कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। जो सौभाग्य योजना है इसको और क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? सभी शहरी घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना, कृषि के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करना, देश के सभी इच्छुक अविद्युतीय घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना, या बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, देश के सभी इच्छुक अविद्युतीय घरों की को बिजली कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य घटकों में क्या शामिल नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के घटकों में क्या शामिल नहीं है? लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए अनिवार्य विवाह पंजीकरण, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसके मुख्य घटक में शामिल नहीं है बालिकाओं के लिए अनिवार्य विवाह पंजीकरण, ये शामिल नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें शामिल है, पर ये विवाह के लिए अनिवार्य पंजीकरण ये जो है तो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम का कौन सा मुख्य स्तंभ सीधे तौर पर गंगा नदी में औद्योगिक प्रदूषण को संबोधित करता है? सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, या जैव विविधता संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रवाह निगरानी। दोस्तों अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये योजनाओं से रिलेटेड है। जितने भी प्रकार के योजना है सभी प्रकार की योजना को हमने इसमें कवर किया है ना। क्योंकि देखिए अब हमको ये तो नहीं पता ना कि कौन से योजना से संबंधित प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, इसीलिए मैक्सिमम योजनाओं को हमने कवर किया है कि हो सकता है कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर गेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और लास्ट तक देखिएगा। टोटल 200 MCQ है आपके लिए है, लास्ट तैयारी चल रही है, इसीलिए हम कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और किसी भी ऑप्शन में कहीं भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के तहत स्थापित किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब बताइए अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के तहत स्थापित किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत कवरेज निर्धारित है? 50% तक, 67% तक, 75% तक, या 100%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75% तक। ऑप्शन नंबर सी 50% क्या है? 50% जो है तो शहरी आबादी के लिए है, लेकिन ग्रामीण आबादी के लिए 75% है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी न्यूनतम आबादी वाली बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य है? 250 प्लस, 500 प्लस, 1000 प्लस, या 1500 प्लस? कितनी आबादी होगी तब जाके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पास होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 प्लस। अगर 500 प्लस की आबादी है तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है तो ये 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को किस बड़े मिशन में समाहित कर दिया गया है? स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन,
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या एमजी नरेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक वित्तीय सहायता को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी, सामुदायिक निवेश निधि, परिक्रामी निधि या स्टार्टअप निधि? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर कमेंट कर लीजिएगा, इसके बाद फिर इसका राइट आंसर देखिए कि क्या आपने जो कमेंट किया है वही है या कुछ दूसरा है। आपके हिसाब से होगा, इसको आप कमेंट करिएगा। और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रामी निधि कहते हैं। जो स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक वित्तीय सहायता मिलती है उसको परिक्रामी निधि कहते हैं या रिवॉल्विंग फंड RF। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य नारा क्या है? हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल ही जीवन है या सिंचित कृषि समृद्ध किसान? अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, हर खेत को पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो नारा है वो क्या है? हर खेत को पानी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा गौरव पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग डाउट हो करके और ग्रामीण विकास मंत्रालय को सोच रहे होंगे इसका आंसर, पर वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को अब किस योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है? MG नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास घटक या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास घटक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में किस दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया गया है? केवल दीर्घकालिक प्रशिक्षण, मांग संचालित और जिला केंद्रित दृष्टिकोण, केवल ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण या प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मांग संचालित और जिला केंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन के तहत स्थापित मुख्य संस्था कौन सी है जो नीति निर्माण और समन्वय का कार्य करती है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या सेक्टर स्किल काउंसिल? दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे? क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि एज इट इज आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा इसी तरह से, इसलिए आपको तैयार रहना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसको शॉर्ट में MSDE कहते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना किस आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है? 18 से 25 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 18 से 45 वर्ष या 21 से 40 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं को क्या प्रदान करती है? इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, सभी ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे हैं। आपको अगर पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, निर्धारित वजीफे का 25% की प्रतिपूर्ति। अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह प्रशिक्षु को मिलता है, जिसमें निर्धारित वजीफे का 25% की प्रतिपूर्ति होती है। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है, संकल्प कार्यक्रम का वित्त पोषण किसके द्वारा समर्थित है? संकल्प एक योजना है, इसका फुल फॉर्म है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो संकल्प कार्यक्रम का जो वित्त पोषण है किसके द्वारा समर्थित है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, PMKVY के तहत पूर्व शिक्षा की मान्यता का अर्थ क्या है? बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के व्यक्तियों को प्रमाणित करना, मौजूदा कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करना, केवल पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण देना, पर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्लेसमेंट सहायता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौजूदा कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करना। नेक्स्ट है, समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर केंद्रित है? चमड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, DDU-GKY योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद सुनिश्चित प्लेसमेंट का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना अनिवार्य है? 50%, 60%, 70% या 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, PMEGP योजना के तहत विनिर्माण योजना में परियोजना की अधिकतम लागत सीमा क्या है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख। दोस्तों ये 50 लाख अभी बाद में परिवर्तन हुआ है, इसके पहले 25 लाख था, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसमें बदलाव करके और 50 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, असीम पोर्टल क्यों विकसित किया गया था? असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग जिसका फुल फॉर्म है। तो असीम पोर्टल क्यों विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल कार्यबल की आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को पाटने में मदद करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृत्यु होने पर कितना जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है? अब मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, अगर उसका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है तो उसके तहत कितना जीवन बीमा कवर होता है? तो ये होता है दोस्तों 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा कवर प्रदान करती है? जीवन बीमा, किसी भी कारण से मृत्यु, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, मृत्यु और विकलांगता या फसल बीमा। तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये करती है दुर्घटना बीमा कवर करती है। दुर्घटना में अगर मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उस स्थिति में ये बीमा कवर करती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबर द्वारा चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत मासिक पेंशन कितनी है? 500 से 2000, 1000 से 5000, 2000 से 10000 या 3000 से 7000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 5000। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है तो इसमें शामिल नहीं है। बाकी के जो योजनाएं हैं ये शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसमें शामिल नहीं है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष।
अगर अटल पेंशन योजना में शामिल होना है तो अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 40 वर्ष। नेक्स्ट है PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है? 12 रुपये, 20 रुपये, 330 रुपये या 436 रुपये? तो इसका राइट आंसर है 20 रुपये। पहले शुरुआत में प्रधानमंत्री ये PMSBY जो है ना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो शुरू में इसका जो वार्षिक प्रीमियम था वो 12 रुपये था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करके और इसको 20 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है? 12 रुपये, 20 रुपये, 330 या 436? तो ये है 436 रुपये। और ये शुरुआत में कितना था? ये शुरुआत में 330 रुपये था, लेकिन बाद में बढ़ा करके 436 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जो NSAP का हिस्सा है के तहत प्राथमिक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर परिवार को कितनी एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है? 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके माध्यम से कार्यान्वित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर, भारतीय जीवन बीमा निगम या सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक? तो दोस्तों, क्या आपको पता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और पता होगा तो फिर इसका आंसर भी पता होगा आपको। नहीं पता तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये पूरे संविधान और नियम अधिनियम से रिलेटेड कानून से संबंधित प्रश्न आएंगे। अभी तक जो आप क्वेश्चन देख रहे थे वो योजनाओं से रिलेटेड थे। अब इधर के जो क्वेश्चन और आएंगे तो ये संविधान, नियम, अधिनियम, कानून, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको भी आपको देखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है? अनुच्छेद 25(1), अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28(1) या अनुच्छेद 29(2)? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 28(1). नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब कहना ये चाहता है प्रश्न कि समानता का जो सिद्धांत है, जो भारतीय संविधान में समानता का सिद्धांत है, तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? कुल मिला के ये कहना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या कनाडा? तो दोस्तों, जो समानता का अधिकार है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को छोड़कर। वैसे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार देखा जाए तो अनुच्छेद 32 जो है तो वो संविधान की आत्मा कहलाता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को छोड़कर, इसको अगर छोड़ देते हैं तब फिर संविधान की आत्मा क्या कहलाएगी? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, रोकना, किस अधिकार से या शरीर प्रस्तुत करो? तो दोस्तों, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32।
अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन या 73वां संशोधन? तो जो मौलिक कर्तव्यों के संशोधन से संबंधित है वो है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समता, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। ये सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, जो कि अनुच्छेद 19 में है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है या कि आप देना चाहते हैं आंसर, करेक्ट आंसर देखने से पहले आप कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके और फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो फिर आपको कंप्लीट देखना ही होगा। और लास्ट 200 MCQ है, लास्ट तक देखना है, वीडियो बिना स्किप किए देखना है, ठीक। और फिर लास्ट में हमको ये भी बताना है कि टोटल आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मेनका गांधी मामला या बेरूबारी संघ मामला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19(1)(g के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का आधार क्या नहीं हो सकता? जनसाधारण का हित, तकनीकी योग्यता निर्धारण, राज्य एकाधिकार सृजन या नैतिक पतन की संभावना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक पतन की संभावना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 22(1)? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 20(2). दोहरे दंड ना, तो ये आपको ध्यान रखना, 20(2), 2 मतलब दोहरे दंड। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39(f)? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? 42वां संशोधन, 43वां, 44वां या 52वां? तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार में था पहले, तो इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 30(1) या अनुच्छेद 25? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30(1), ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी दरें कौन निर्धारित और संशोधित करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या श्रम न्यायालय? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा समुचित सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। नेक्स्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत छंटनी के लिए कर्मचारी को कितने दिन का नोटिस या एवज में वेतन देना अनिवार्य है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी 1 महीना। 1 महीना के लिए क्या है, 1 महीना में आपको नोटिस या कि एवज में वेतन देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 किस पर लागू होता है? केवल सरकारी कर्मचारी, 10 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान, 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान या सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी? तो इसका राइट आंसर है 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 5, 7, 10 या 15? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा, ख़राब लगा हो तो भी कमेंट करिएगा, है ना। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हम उसको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकतम मासिक वेतन सीमा क्या है? 15,000, 18,000, 21,000 या 25,000? तो इसका करेक्ट आंसर है 21,000। पहले ये था दोस्तों 15,000, लेकिन इसमें बढ़ा करके बाद में 21,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971, 1976, 1985 या 1992? तो ये किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मजदूरी संहिता 2019 ने किन 4 अधिनियमों को समेकित किया है? न्यूनतम मजदूरी, बोनस, समान पारिश्रमिक या कारखाना? दूसरा है न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी संदाय, बोनस, समान पारिश्रमिक। मजदूरी संदाय, ESI, EPF, बोनस। कारखाना, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक विवाद, न्यूनतम मजदूरी। तो बताइए मजदूरी संहिता में किन 4 अधिनियमों को समेकित किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी संदाय, बोनस और समान पारिश्रमिक। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम के तहत एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम करने की अनुमति है? 40 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे या 54 घंटे? तो इसका राइट आंसर है 48 घंटे अधिकतम। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ले ऑफ का क्या अर्थ है? कर्मचारी को स्थायी रूप से हटाना, काम देने में नियोक्ता की स्थायी असमर्थता, कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, हड़ताल के कारण काम बंद होना। तो ले ऑफ का मतलब क्या है? काम देने में नियोक्ता की अस्थायी असमर्थता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत देय न्यूनतम बोनस कितना प्रतिशत है? तो ये है 8.33%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था? यहाँ पे हम आपसे चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप लोग पहले दीजिए। आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के परिणाम स्वरूप पारित किया गया, मतलब किस घटना के बाद पारित किया गया था? प्रश्न है पर्यावरण से रिलेटेड और ऑप्शन दिया गया है चिपको आंदोलन, भोपाल गैस त्रासदी, नर्मदा बचाओ आंदोलन या स्टॉकहोम सम्मेलन। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होने वाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो इसका आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर भी आप एक बार कमेंट ज़रूर करिए, सब कोई कमेंट करिए जितने लोग देख रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और कमेंट ऐसे करिएगा, पूरा कमेंट करिएगा, सिर्फ ए बी मत लिखिएगा। ऑप्शन में जो लिखा है वो जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये होगा वो ऑप्शन लिखिएगा, तब ना पता चलेगा कि आपने क्या सही और क्या गलत किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। अब देखिए क्या किसी ने सोचा था कि भोपाल गैस त्रासदी इसका राइट आंसर होगा? क्योंकि इस बात पर्यावरण अधिनियम की है तो जाहिर सी बात है कि चिपको आंदोलन जो है तो ये पर्यावरण से संबंधित हो सकता था, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर ये नहीं है। हाँ, एक बार स्टॉकहोम सम्मेलन को हम कह सकते हैं, लेकिन हुआ क्या था कि भोपाल गैस त्रासदी उस समय जोरों पर था, इसलिए ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण भोपाल गैस त्रासदी को ये क्रेडिट मिल गया और उसी के परिणाम स्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? श्रेया सिंघल मामला में धारा 65, धारा 66A, धारा 67,
धारा 69A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 66A। नेक्स्ट है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल नहीं है? जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियां या जिला पर्यावरण समितियां। तो इसमें शामिल नहीं है दोस्तों जिला पर्यावरण समितियां। ऑप्शन नंबर डी ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान है या नहीं है? तो ऑप्शन है हाँ, सामान्य प्रक्रिया के तहत केवल उच्च न्यायालय द्वारा, हाँ विशेष परिस्थितियों में, या नहीं सामान्यतः प्रतिबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, सामान्यतः प्रतिबंधित है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जमानत का प्रावधान है वो नहीं है, सामान्यतः प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? गोल्डन आवर का अर्थ क्या है? सुबह का समय जब ट्रैफिक कम हो, दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण अवधि या वाहन बीमा प्रीमियम छूट अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना के बाद का पहला घंटा। इसको गोल्डन आवर कहा जाता है कि अगर दुर्घटना के बाद व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ना, वो उसके लिए गोल्डन आवर होता है। नेक्स्ट है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 किस पर आधारित है? भारतीय संविदा अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, अनसी ट्रायल मॉडल कानून या ब्रिटिश मध्यस्थता कानून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनियों को आसानी से बंद करना, ऋण वसूली में तेजी लाना, समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया या केवल बैंकों के हितों की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कारपोरेट कार्य मंत्रालय। यहाँ भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर विदेश मंत्रालय होगा, लेकिन नहीं, विदेश मंत्रालय नहीं, इसका राइट आंसर गृह मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है, वन्यजीव अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में सर्वाधिक संरक्षण वाले प्रजातियों को रखा गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। तो ये है दोस्तों अनुसूची 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मतदाता पंजीकरण, चुनाव का संचालन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण या चुनाव याचिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चुनाव का संचालन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच करने वाली मुख्य एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय। दोस्तों ऑप्शन ऐसे डाउटफुल ऑप्शन दिए हैं कि जिनमें अगर आप डीप में तैयारी नहीं किए हैं तो गलत होने के चांसेस 95% हैं। अगर आप डीप में तैयारी किए हैं तभी आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है, विशाखा दिशा निर्देश जिन्हें बाद में कानून का रूप दिया गया किससे संबंधित है? बाल श्रम रोकथाम, घरेलू हिंसा रोकथाम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम या एसिड अटैक पीड़ितों का पुनर्वास। तो ये संबंधित है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में किस संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? 1976 का संशोधन, 1984 का संशोधन, 2000 का संशोधन या 2009 का संशोधन? तो इसका राइट आंसर है 2000 का संशोधन, IT एक्ट 2000 का संशोधन। नेक्स्ट है, महामारी रोग अधिनियम मूल रूप से कब अधिनियमित किया गया था? 1897, 1919, 1947 या 1955? तो ये किया गया था 1897 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा योजनाओं से संबंधित, फिर आपने देखा संविधान, नियम और अधिनियम, कानून से संबंधित। अब यहाँ से आपको कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर के बाद फिर और आगे आपको दूसरे टॉपिक मिलेंगे देखने के लिए, जो प्रबंधकीय गुण है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इन सब के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि MS वर्ड में मेल मर्ज प्रक्रिया में डेटा स्रोत के रूप में किस प्रकार की फाइल का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जा सकता? स्प्रेडशीट, एक्सेल डेटाबेस, वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल के साथ या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग मेल मर्ज में डेटा सोर्स के रूप में नहीं कर सकते हैं। बाकी का कर सकते हैं, एक्सेल सीट कर सकते हैं, एक्सेस डेटाबेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट MS वर्ड का कर सकते हैं अगर टेबल बनी है तो, लेकिन पावर पॉइंट का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में यदि सेल A1 में 10 और A2 में 5 है और कॉन्केटिनेट नाम का फार्मूला लगाते हैं इस तरह से जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? 15, 2, 10/5 या हैश वैल्यू एरर? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10/5 टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉन्केटिनेट फार्मूला होता है ना, ये दो टेक्स्ट को ऐड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू है A1 में 10 है और दूसरा है A2 में 5 है, और 10 और 5 के बीच में जो डबल कोटेशन में एक ऑब्लिक का सिंबल लगा हुआ है डिवीज़न का, तो ये इसको वहाँ पे कॉन्केटिनेट मतलब कि जोड़ देगा, तो 10/5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप MS एक्सेल या MS वर्ड या कंप्यूटर का किसी भी टॉपिक में आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल में जा कर के और आप देख सकते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सब के लिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ। आप वहाँ से जा कर के डिटेल में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का प्राथमिक उपयोग क्या है? सभी स्लाइडों पर एक समान डिजाइन लागू करना, प्रेजेंटेशन में नोट्स जोड़ना, विशिष्ट स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना या स्लाइड के क्रम को व्यवस्थित करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्लाइडों पर एक समान डिजाइन लागू करना, अगर आप स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं तो। नेक्स्ट है, MS वर्ड में गटर मार्जिन का क्या उद्देश्य है? पेज के शीर्ष पर अतिरिक्त स्थान, पेज के बाएं मार्जिन को बढ़ाना, बाइंडिंग के लिए पेज के किनारे अतिरिक्त स्थान छोड़ना या पैराग्राफ के बीच अंतर बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाइंडिंग के लिए पेज के किनारे अतिरिक्त स्थान छोड़ना, इसको गटर मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन के चौथे तर्क रेंज लुकअप में फॉल्स या ज़ीरो निर्दिष्ट करने का क्या अर्थ है? अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे और एक्सेल यूज करते होंगे तो उसमें जो वी लुकअप फंक्शन यूज होता है, तो उसमें जो लास्ट में जो चौथा कंडीशन दिया जाता है रेंज लुकअप का, तो यहाँ पे अगर फॉल्स या ज़ीरो लिखते हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्यों लिखते हैं? अनुमानित मिलान के लिए, सटीक मिलान के लिए, केस संवेदी मिलान के लिए या वाइल्ड कार्ड मिलान के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटीक मिलान के लिए, एग्जैक्ट मैच करने के लिए ज़ीरो या फॉल्स टाइप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
MS पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन पेंटर का उपयोग करने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट का रंग बदलता है, ऑब्जेक्ट का आकार बदलता है, एक ऑब्जेक्ट का एनिमेशन दूसरे पर कॉपी होता है, या चयनित ऑब्जेक्ट पर डिफ़ॉल्ट एनिमेशन लागू होता है। तो दोस्तों जो पेंटर है ना, MS चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, उन सब में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर नाम से। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जो फॉर्मेटिंग आप सोर्स से उठाए हैं वही फॉर्मेटिंग आप किसी भी डेस्टिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन पेंटर पूछा है, तो एनिमेशन पेंटर का काम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट में जो भी एनिमेशन लगा हुआ होगा वही एनिमेशन दूसरे में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में यदि आप किसी सेल रेंज को फ्रीज करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? चयनित सेल संपादित नहीं किए जा सकते, स्क्रॉल करते समय चयनित पंक्तियां कॉलम दिखाई देते रहते हैं, चयनित रेंज प्रिंट नहीं होती, या चयनित रेंज में डेटा स्वचालित रूप से सॉर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्क्रॉल करते समय चयनित पंक्तियां कॉलम दिखाई देते हैं अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे और जब स्क्रॉल करेंगे तो वो सेल हट जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से .docx फाइल एक्सटेंशन किस मानक पर आधारित है? अब जैसा कि आपको पता है कि .docx जो है तो MS वर्ड की फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो ये किस मानक पर आधारित है? बाइनरी इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑफिस ओपन XML या ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑफिस ओपन XML, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल में पाइवोट टेबल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इस जो जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप इसके पहले कंप्लीट किए थे या नहीं किए थे, आपको देखने के लिए मिले थे? अगर मिले रहे होंगे तब तो आपसे सब कुछ बनता होगा, अगर आप नहीं किए होंगे तब फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। MS एक्सेल में पाइवोट टेबल का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना, बड़े डेटा सेट को सारांशित और विश्लेषण करना, कोशिकाओं में टिप्पणियाँ जोड़ना, वर्कशीट की सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर है बड़े डेटा सेट को सारांशित और विश्लेषण करना। हालांकि पाइवोट टेबल का यूज करके आप ग्राफिकल रूप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य कार्य पूछा है ना पाइवोट टेबल का, तो इसका मुख्य कार्य है कि बड़े डेटा सेट को एनालिसिस करके और उसको समराइज करना। नेक्स्ट है इंटरनेट के संदर्भ में DNS का पूर्ण रूप क्या है? सबको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है एक वेबसाइट से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर की गई छोटी टेक्स्ट फाइल को क्या कहा जाता है? कैश, कुकी, स्क्रिप्ट या प्लगइन? तो इसको कहते हैं कुकीज़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है IP एड्रेस संस्करण 4 मतलब IP वर्जन 4 में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 32 बिट, ठीक है, 32 बिट होते हैं, ठीक है। 4 बॉक्स बने होते हैं और एक बॉक्स 8 बिट का होता है। तो IP वर्जन 4 में 4 बॉक्स होते हैं तो 8 चौके 32। नेक्स्ट है TCP/IP मॉडल में डेटा के एंड टू एंड डिलीवरी और त्रुटि सुधार के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर? तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? SaaS, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में 2-3 चीज़ें होती है, आस पास और SaaS। एप्लीकेशन एज ए सर्विस और एक पास होता है जिसका प्रोग्राम एज ए सर्विस कुछ होता है, ऐसे अभी हमको याद नहीं आ रहा है, और SaaS का होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो सामान्यतः सबसे पहले लोड होता है क्या कहलाता है? लैंडिंग पेज, होम पेज, स्प्लैश पेज या इंडेक्स पेज? तो इसको कहते हैं दोस्तों होम पेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है URL का पूर्ण रूप क्या है? सबको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
स्मार्टफोन में जीपीएस का प्राथमिक कार्य क्या है? वायरलेस इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना, छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करना, भौगोलिक स्थान का निर्धारण करना या स्क्रीन की चमक समायोजित करना। तो जो जीपीएस का जो कार्य है वो है भौगोलिक स्थान का निर्धारण करना। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित है? स्विफ्ट, C++, ऑब्जेक्टिव सी या जावा और अब कोटलिन। तो दोस्तों जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मुख्य रूप से जावा लैंग्वेज पर बनाया गया था और अब जावा के स्थान पर और भी लैंग्वेज यूज की जाती है जिसका नाम है कोटलिन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है NFC तकनीक का उपयोग सामान्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है संपर्क रहित भुगतान और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप के संदर्भ में नेटिव ऐप क्या है? किसी भी डिवाइस पर चलने वाला वेब ऐप, विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS या एंड्रॉयड के लिए बनाया गया ऐप, बिना इंस्टॉलेशन के चलने वाला ऐप या केवल टेक्स्ट आधारित ऐप। अब बताइए नेटिव ऐप क्या होते हैं? अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेटिव ऐप क्या होते हैं कि विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया ऐप। ऐसे एप्लीकेशन जो किसी विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं कि मतलब जो आईफोन के लिए जो बनाया गया है वो एप्लीकेशन सिर्फ आईफोन में सपोर्ट करेगा। जो एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए सपोर्ट करेगा, उसी को नेटिव ऐप कहते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन में एयरप्लेन मोड चालू करने पर सामान्यतः कौन सी कनेक्टिविटी अक्षम नहीं होती? मतलब कौन सी कनेक्टिविटी कार्य करती है, चाहे आप एयरप्लेन मोड में भले ही डाल दीजिए, फ्लाइट मोड जिसको कहते हैं, फिर भी एक कनेक्टिविटी काम करती है, वो कौन सी है? सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ या जीपीएस। तो ये है ऑप्शन इसका जीपीएस। अधिकांश फ़ोन में जीपीएस एक्टिव निष्क्रिय नहीं होता है, मतलब जीपीएस एक्टिव रहता है, चाहे आप भले ही फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। आपके जो 5G फ़ोन आने लगे हैं उनमें फ्लाइट मोड होने के बाद भी जीपीएस एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप परमिशन का क्या उद्देश्य है? जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांगता है ना, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों परमिशन मांगता है? ऐप के इंस्टॉलेशन आकार को नियंत्रित करना, ऐप द्वारा फ़ोन के फीचर्स डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करना, ऐप के अपडेट को प्रबंधित करना, ऐप के यूज़र इंटरफेस को अनुकूलित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐप द्वारा फ़ोन के फीचर्स डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है वोल्टी का पूर्ण रूप क्या है? VOLTE। इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वॉयस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी। आप वीडियो ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मत करिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है वॉयस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट है स्मार्टफोन में स्क्रीन के प्रकार एमोल्ड में AM का क्या अर्थ है? एडवांस मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स, एम्पलीफाइड मोड या ऑटोमेटिक मैनेजमेंट। अब बताइए एमोल्ड जो होता है स्क्रीन, तो उसमें AM का अर्थ क्या है? ये है एक्टिव मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोबाइल डिवाइस को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करने पर का क्या परिणाम होता है? केवल नेटवर्क सेटिंग रीसेट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीन संस्करण इंस्टॉल होता है, डिवाइस के सभी यूजर डेटा और सेटिंग्स मिट जाती हैं, या केवल इंस्टॉल किए गए ऐप्स हटा दिए जाते हैं। क्या होता है? क्या आपने कभी किया है फैक्ट्री रीसेट? अगर किए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, और नहीं किए हैं तो फिर देख लीजिए इसका आंसर होगा कि डिवाइस से सभी यूजर डेटा और सेटिंग्स मिट जाती हैं अगर आप अपने मोबाइल में फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करते हैं तो। नेक्स्ट है अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर के और आगे के और क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रबंधकी गुण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
और बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद हमको बताइएगा कि टोटल 200 में से आपके कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रबंधन का कि प्रबंधन का सबसे मूलभूत उद्देश्य क्या है? लाभ अधिकतम करना, संसाधनों का समन्वय, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति या कर्मचारियों को प्रेरित करना। इसका राइट आंसर है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रभावी प्रबंधन का क्या अर्थ है? न्यूनतम लागत पर कार्य करना, सही कार्यों को पूरा करना, प्रक्रियाओं का पालन करना या कर्मचारियों की संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर है सही कार्यों को पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रबंधन को कला क्यों माना जाता है? सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण, सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कारण, व्यक्तिगत कौशल और रचनात्मकता के कारण या व्यक्तिगत ज्ञान निकाय के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कौशल और रचनात्मकता के कारण प्रबंधन को कला माना जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधन के किस स्तर पर मुख्य रूप से नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं? निम्न स्तर, मध्य स्तर, परिचालन स्तर या शीर्ष स्तर। तो दोस्तों जो प्रबंधन होता है तो उसमें जो नीतियाँ बनाई जाती है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो टॉप लेवल पे शीर्ष स्तर पर बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन का कौन सा कार्य अन्य सभी कार्यों का आधार है? संगठन, नियोजन, नियंत्रण या समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन, प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके पास कार्य करने का कोई आधार ही नहीं रहेगा, इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंधन की सार्वभौमिकता का क्या तात्पर्य है? केवल बड़े संगठनों में लागू होना, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होना, केवल लाभ कमाने वाले संगठनों में, ये केवल विकसित देशों में प्रासंगिक। तो इसका राइट आंसर है सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होना। दोस्तों समझ बेस क्वेश्चन है, जिस प्रबंधकीय गुण के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटल समझ पर आधारित हैं। अगर आप थोड़ा सा समझ गए तो फिर आप उसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए तो उलझ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है? निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण या संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग, नियंत्रण जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रबंधन का अंतिम कार्य होता है। नेक्स्ट है कुशल प्रबंधन का क्या अर्थ है? तो कुशल प्रबंधन का अर्थ है न्यूनतम लागत या संसाधनों से काम करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रबंधन की कौन सी विशेषता इसे एक सतत प्रक्रिया बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों, यह गतिशील कार्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रबंधन में समन्वय का सार क्या है? आदेश देना, नियंत्रण स्थापित करना, विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य लाना या योजना बनाना। इसका राइट आंसर है विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य लाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्यावसायिक नैतिकता का प्राथमिक सरोकार क्या है? तो ये है सही और गलत आचरण का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर सकारात्मक अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्व अनुशासन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिसल ब्लोइंग। व्हिसल ब्लोइंग क्या संदर्भित करता है? कर्मचारी द्वारा शिकायत दर्ज करना, संगठन के भीतर अवैध कार्य उजागर करना, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, टीम निर्माण गतिविधि। तो इसका राइट आंसर है संगठन के भीतर अवैध कार्य उजागर करना। अगर संगठन के अंदर कोई अवैध कार्य हो रहा है तो उसको उजागर करना व्हिसल ब्लोइंग कहलाता है। नेक्स्ट है नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? जिसको एथिकल डायलेमा कहते हैं। नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? जब कानून स्पष्ट ना हो, जब लाभ और नैतिकता में टकराव हो, जब दो सही मूल्यों के बीच चयन करना हो, जब कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करे। तो दोस्तों जो नैतिक दुविधा होती है ना, तो ये कब उत्पन्न होती है? जब दो सही मूल्यों के बीच चयन करना हो। जैसे जो दो सही चीज़ हैं, अब उन दोनों के बीच में किसी एक को आपको चयन करना है, तो वहाँ पर फिर
एथिकल डायलीमा हावी हो जाती है, नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने का मुख्य लाभ क्या है? लागत में कमी, उत्पादकता और व्यवस्था में वृद्धि, कर्मचारियों का टर्नओवर कम करना या नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है उत्पादकता और व्यवस्था में वृद्धि, क्योंकि अगर कार्यस्थल पर अनुशासन बना रहेगा तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि उत्पादकता और व्यवस्था में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हितों का टकराव कब होता है? जब दो कर्मचारी असहमत हों, जब व्यक्तिगत हित व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करे, जब नीतियां अस्पष्ट हों या जब प्रबंधन और कर्मचारी के बीच विवाद हो। तो हितों का टकराव कब होता है? जब व्यक्तिगत हित व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रगतिशील अनुशासन में पहला कदम सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों मौखिक चेतावनी, वर्बल वार्निंग। नेक्स्ट है, एक प्रभावी आचार संहिता का गुण क्या है? इसका गुण है स्पष्ट, विशिष्ट और सुलभ होना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्यस्थल नैतिकता में पारदर्शिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रक्रियाओं और निर्णयों का खुलापन। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो पूरे ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको आप वीडियो पॉज करके और पूरे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कर्मचारी को दंडित करना, अन्य कर्मचारियों को डराना, व्यवहार में सुधार लाना या कंपनी का पैसा बचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में सुधार लाना। नेक्स्ट है, समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका पहला चरण है समस्या की पहचान और परिभाषा, क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानेंगे ही नहीं तो उसका समाधान कैसे लाएंगे। इसीलिए किसी भी समस्या का समाधान का जो पहला स्टेप होता है वो है कि समस्या को पहचानिए, उसको परिभाषित करिए। नेक्स्ट है, रूट कॉज एनालिसिस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समस्या के मूल कारण को खोजना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक किस लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है बड़ी संख्या में विचार उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में परिबद्ध तार्किकता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सीमित जानकारी और क्षमता के साथ निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फाइव वाइज तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्या के मूल कारण तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्लेषणात्मक कौशल में क्या शामिल है? दोस्तों आप हमको ये ज़रूर बताइए प्लीज़ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आप पहले सॉल्व किए थे कभी या नहीं किए थे? हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किए होंगे ना तो फिर ये सभी क्वेश्चन आपसे बनते होंगे और आपका स्कोर भी अच्छा खासा आया होगा। लेकिन अगर आप इसके पहले सॉल्व नहीं किए हैं, नहीं मिला होगा इस लेवल का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकारी का तार्किक रूप से मूल्यांकन करना, जो विश्लेषणात्मक कौशल में शामिल है। नेक्स्ट है, डिसीजन ट्री किस प्रकार की समस्या के लिए उपयोगी है? जहां नैतिकता शामिल हो, जहां कई क्रमिक निर्णय हो, जहां रचनात्मकता की आवश्यकता हो, जहां समूह सहमति बनानी हो। तो इसका राइट आंसर है जहां कई क्रमिक निर्णय हो। जिस प्रकार से ट्री जो पेड़ होता है ना, तो उसके कई शाखाएं होते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो यहाँ पे डिसीजन ट्री का किस प्रकार की समस्या के लिए है कि जहाँ कई क्रमिक निर्णय लेना हो, क्रमबद्ध तरीके से निर्णय लेना हो, वहाँ पे डिसीजन ट्री उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में एनालॉजी का उपयोग करने का क्या मतलब है? समस्या को छोटे भागों में तोड़ना, समान पुरानी समस्या में से सीखना, समाधानों का परीक्षण करना, सबसे खराब स्थिति मानना। अब बताइए यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या देना है, क्या होगा आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर हो जाएगा समान पुरानी समस्या से सीखना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आलोचनात्मक सोच का एक प्रमुख तत्व क्या है? इसका प्रमुख तत्व है धारणाओं पर सवाल उठाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, परिवर्तन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवर्तन को रोकना,
परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना, केवल तकनीकी परिवर्तन लागू करना, यथास्थिति बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के परिवर्तन मॉडल का पहला चरण क्या है? बदलना, पुनः जमाना, पिघलाना या मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिघलाना, अनफ्रीजिंग। नेक्स्ट है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध का एक सामान्य संगठनात्मक कारण क्या है? व्यक्तिगत असुरक्षा, गलतफहमी, संगठनात्मक जड़ता या कम जोखिम सहनशीलता। इसका राइट आंसर है संगठनात्मक जड़ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सफल परिवर्तन प्रबंधन में संचार की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है अफवाहों को कम करने और समर्थन बनाने के लिए। नेक्स्ट है, चेंज एजेंट कौन होता है? तो चेंज एजेंट कौन होता है? जो परिवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। नेक्स्ट है, लेविन के मॉडल में रीफ्रीजिंग चरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है परिवर्तन को स्थिर और स्थायी बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध कम करने की एक प्रभावी रणनीति क्या है? सूचना को रोकना, कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना, ज़बरदस्ती लागू करना या अनदेखा करना। इसका राइट आंसर है कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना। नेक्स्ट है, जॉन कोटर के 8 चरणीय परिवर्तन मॉडल में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम है तत्कालिकता की भावना पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संगठनात्मक विकास का फोकस किस पर होता है? तो ये होता है दीर्घकालिक संगठनात्मक प्रभावशीलता पर। नेक्स्ट है, परिवर्तन लागू करते समय किस प्रकार का नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है? निरंकुश, अहस्तक्षेप, परिवर्तनकारी या लेन देन संबंधी। तो इसका राइट आंसर है परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेशनल। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता और नवाचार में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है कि सृजनात्मकता विचारों का सृजन है और नवाचार उनका कार्यान्वयन। नेक्स्ट है, विघटनकारी नवाचार क्या है? डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है? मौजूदा उत्पाद में छोटा सुधार, नया बाजार और मूल्य में नेटवर्क बनाना, लागत कम करने की प्रक्रिया या केवल तकनीकी नवाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नया बाजार और मूल्य नेटवर्क बनाना। नेक्स्ट है, संगठनों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला एक कारक क्या है? तो ये है विफलता के प्रति सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो ये होता है उपयोगकर्ता, यूजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पार्श्व सोच मतलब लेटरल थिंकिंग क्या है? ये क्या है? समस्याओं को कई नए कोणों से देखना, ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं को नए कोणों से देखना। नेक्स्ट, ओपन इनोवेशन क्या है? तो ओपन इनोवेशन है बाहरी और आंतरिक विचारों का उपयोग। नेक्स्ट है, नवाचार प्रक्रिया में प्रोटोटाइप का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है विचारों का परीक्षण और परिशोधन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्पाद नवाचार और प्रक्रिया नवाचार में क्या अंतर है? तो ये है उत्पाद नवाचार क्या है और प्रक्रिया नवाचार कैसे है। ठीक है, जो उत्पाद नवाचार क्या होता है उसमें क्या है ये पूछा जाता है, और प्रक्रिया नवाचार मतलब कैसे, ये है, ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है, रचनात्मकता के लिए विचार मंथन का चरण का लक्ष्य क्या है? विचार मंथन के लिए सोचिए, यहाँ पे रचनात्मकता के लिए विचार मंथन चरण का लक्ष्य क्या है? विचारों का मूल्यांकन करना, विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना, विचारों की मात्रा उत्पन्न करना, सर्वोत्तम विचार सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों की मात्रा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, कौन सा संगठनात्मक ढांचा नवाचार के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है? तो ये माना जाता है लचीला और विकेंद्रीकृत ढांचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीति निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण सामान्यतः क्या होता है? नीति का कार्यान्वयन, एजेंडा निर्धारण, नीति का मूल्यांकन
या नीति निर्माण? तो इसका राइट आंसर है एजेंडा निर्धारण। ठीक है, पहले एजेंडा का निर्धारण होगा तब ना कोई नीति का निर्माण होगा। तो पहला चरण इसका एजेंडा बनाना होता है। नेक्स्ट है साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का क्या अर्थ है? जनमत पर आधारित नीति, राजनीतिक विचारधारा पर आधारित नीति, विश्वसनीय साक्ष्य और डेटा पर आधारित नीति, विशेषज्ञों की राय पर आधारित नीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीय साक्ष्य और डेटा पर आधारित नीति। नेक्स्ट है नीति मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नीति की प्रभावशीलता और परिणामों का आकलन करना। नेक्स्ट है हितधारक विश्लेषण नीति निर्माण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है नीति से प्रभावित होने वालों की पहचान और समझने के लिए। नेक्स्ट है लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नीति के वित्तीय लाभों और लागतों की तुलना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? नीति कार्यान्वयन के बाद, नीति कार्यान्वयन के दौरान, नीति निर्माण से पहले या नीति समाप्त होने पर? अब बताइए, अब यहाँ पे अगर इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम में तो आप क्या आंसर देंगे? और इसी तरह के पूरे डाउटफुल क्वेश्चन इस समय पे आ रहे हैं। रचनात्मकता मूल्यांकन कब किया जाता है? ये नीति कार्यान्वयन के दौरान। नेक्स्ट है एक अच्छी नीति की विशेषता क्या नहीं है? तो एक अच्छी नीति की विशेषता क्या नहीं है? अस्पष्टता, है ना। जो अच्छी नीति होती है उसमें हर चीज़ स्पष्ट होता है, अस्पष्टता उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है नीति कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? नीति का स्पष्ट ना होना, संसाधनों की कमी, समन्वय की कमी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है ना, कि नीति कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती जो है तो ये तीनों है। नीति का स्पष्ट ना होना ये भी एक चुनौती है, संसाधनों की कमी ये भी चुनौती है, और समन्वय की कमी ये भी एक चुनौती है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी चुनौती हैं। नेक्स्ट है नीति परिणाम और नीति आउटपुट में क्या अंतर है? परिणाम और आउटपुट इनमें क्या अंतर है? आउटपुट तत्काल परिणाम है, परिणाम दीर्घकालिक प्रभाव है। परिणाम तत्काल परिणाम है, आउटपुट दीर्घकालिक प्रभाव है। दोनों समान है या आउटपुट केवल वित्तीय होते हैं? तो बताइए नीति परिणाम और नीति आउटपुट में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट तत्काल परिणाम है और परिणाम जो है तो दीर्घकालिक प्रभाव है। ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा मतलब जो आउटपुट होता है वो जो तुरंत मिलना होता है वो मिल जाता है, लेकिन उस परिणाम का क्या प्रभाव होगा दीर्घकालिक, ठीक है, वो परिणाम होता है। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति में सुधार करना, नीति के समग्र प्रभाव और सफलता का आकलन करना, कार्यान्वयन बाधाओं की पहचान करना, हितधारकों से प्रतिक्रिया लेना। तो इसका राइट आंसर है नीति के समग्र प्रभाव और सफलता का आकलन करना। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के विकास में समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये पूरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 161 से लेकर के 200 तक जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो पूरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हर टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों के विकास में समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो ये है क्षमता और आवश्यक सहायता के बीच अंतर पाटने हेतु। नेक्स्ट है सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को अक्सर किस विकासात्मक क्षेत्र में प्राथमिक चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है भाषा प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए एम्पावरमेंट मॉडल किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है माता पिता की क्षमता और निर्णय लेने में भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दिव्यांगता में सामाजिक मॉडल के अनुसार अक्षमता का मुख्य कारण क्या है? तो ये है
समाज द्वारा निर्मित बाधाएं और दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के विकास में अक्सर देखी जाने वाली मुख्य चुनौती क्या है? तो ये है सामाजिक संचार और संपर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के माहौल में दिव्यांग बच्चों के सामने सबसे बड़ी शैक्षणिक चुनौती क्या हो सकती है? मित्र बनाने में कठिनाई, पाठ्यक्रम तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, स्कूल भवन तक भौतिक पहुंच, या अतिरिक्त पाठचर्या गतिविधियों में भागीदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों में सीखी हुई लाचारी का विकास कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है स्वतंत्र प्रयास के अवसरों की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के अनुकूली व्यवहार के मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल IQ स्कोर, अकादमिक प्रदर्शन, दैनिक जीवन के व्यावहारिक और सामाजिक कौशल, या शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति। तो इसका राइट आंसर है दैनिक जीवन के व्यावहारिक और सामाजिक कौशल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों के भाई बहनों को अक्सर किन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो ये है उपेक्षा या ईर्ष्या की भावना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि विकासात्मक देरी को कम करने और क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, व्यवहार संशोधन तकनीक जैसे टोकन इकोनॉमी किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? मनोविश्लेषण, मानवतावाद, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार वाले बच्चों में कार्यकारी कार्यों की कौन सी कमी प्रमुख होती है? तो ये होती है आवेग नियंत्रण और योजना बनाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करते समय प्रमुख चिंता क्या होती है? तो ये होती है परीक्षण की सांस्कृतिक और भाषाई निष्पक्षता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विकासात्मक समन्वय विकास मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो ये करता है मोटर कौशल योजना और निष्पादन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अक्षमता और अशक्तता में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है अशक्तता अंग या कार्य की हानि है, अक्षमता कार्यात्मक सीमा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुख्य रूप से स्नायिक विकासात्मक विकार की श्रेणी में आती है? अस्थिभंग, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या श्रवण हानि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता का निदान मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो ये होता है अकादमिक उपलब्धि और क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर। नेक्स्ट है, बेंचमार्क दिव्यांगता का क्या अर्थ है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार? तो इसका मतलब है 40% या उससे अधिक की निर्दिष्ट दिव्यांगता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एकाधिक दिव्यांगता का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताओं का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थैलीसीमिया हीमोफीलिया किस प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों रक्त विकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो ये है अवलोकन और स्क्रीनिंग, ऑप्शन नंबर सी। आप दोस्तों जिनका पूरे ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिएगा, और जिनका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बार बार ये चीज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और कहीं भी किसी भी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो भी आप पूछ लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट है, बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण हल्का, मध्यम, गंभीर, गहन का आधार क्या है? तो ये है IQ स्कोर और अनुकूली व्यवहार दोनों। नेक्स्ट है,
RPWD एक्ट 2016 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये इसे रखा गया है एक अलग निर्दिष्ट दिव्यांगता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कानूनी अंधापन की परिभाषा में क्या शामिल है? तो ये शामिल है सर्वोत्तम सुधार के बाद निश्चित सीमा से कम दृश्य तीक्ष्णता या दृष्टि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए ओरल विधि संचार के किस पहलू पर जोर देती है? तो यह है होंठ पढ़ना और अवशिष्ट श्रवण का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में अक्षर और संख्याएं कैसी बनाई जाती हैं? रेखाओं के संयोजन से, उभरे हुए बिंदुओं के पैटर्न से, चित्रों के माध्यम से या रंग कोड का उपयोग करके? इसका राइट आंसर है उभरे हुए बिंदुओं के पैटर्न से। नेक्स्ट है, कॉकलियर इम्प्लांट किस प्रकार की श्रवण हानि वाले व्यक्तियों की मदद कर सकता है? तो ये करता है संवेदी स्नायविक श्रवण हानि, गंभीर से गहन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कक्षा में अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? अकादमिक प्रदर्शन सुधारने के लिए, सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से आवागमन के लिए, सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए या ब्रेल लिपि पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से आवागमन के लिए। नेक्स्ट है, निम्न दृष्टि वाले छात्र को कक्षा में किस प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता होती है? तो उन्हें होती है बड़े प्रिंट वाली सामग्री और आवर्धक उपकरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों को भाषा विकास में देरी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है सुनने के माध्यम से भाषा के पर्याप्त संपर्क की कमी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय सांकेतिक भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है यह अपने विशिष्ट व्याकरण और संरचना वाली एक स्वतंत्र भाषा है। नेक्स्ट है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में उचित समायोजन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कार्यस्थल पर आवश्यक संशोधनों या सहायता ताकि वे काम कर सकें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सहायक प्रौद्योगिकी दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में कैसे मदद करती है? तो ये करती है कार्य प्रदर्शन में बाधाओं को दूर करके या कम करके। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है? तो ये है दोस्तों 4%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानदंड संदर्भित परीक्षण का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के मूल्यांकन में क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है विशिष्ट कौशल में प्रवीणता मापने हेतु। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम 2016 के तहत सीमित संरक्षकता का प्रावधान मुख्य रूप से किन व्यक्तियों के लिए है? तो ये है बौद्धिक दिव्यांगता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अशाब्दिक बच्चों में असुरक्षित लगाव किस व्यवहार से प्रकट हो सकता है? तो ये है नए परिवेश में कम अन्वेषण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में मुख्य अंतर किस कौशल से संबंधित है? गणितीय तर्क, पढ़ने बनाम लिखने, सुनने की समझ या सामाजिक संकेत? तो इसका राइट आंसर है पढ़ने बनाम लिखने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक छात्र जिसे गणितीय अवधारणा समझने में कठिनाई है उसे कैलकुलेटर का उपयोग करने देना किस प्रकार की रणनीति है? उपचारात्मक, क्षतिपूरक, विकासात्मक या निवारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूरक, कंपेंसेटरी। नेक्स्ट है, समावेश और मुख्य धारा में प्रमुख वैचारिक अंतर क्या है? तो ये है पूर्ण स्वीकरण और भागीदारी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 200 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत हुए हैं। ठीक, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार हमारी ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों को जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखा है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के जानकारी के लिए और अलग अलग डेट के लिए, अलग अलग मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ बने रहिए। और आगामी परीक्षा के लिए जो और परीक्षा भी हैं, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबका हो जाएगा, क्योंकि सीट लिमिटेड है, ठीक है। पर कोशिश करना अपना काम है और हम अपने चैनल के माध्यम से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।